लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। रणवीर सेना, वो नाम जिसने कई सालों में सैकड़ों दलितों का नरसंहार किया। बच्चा बूढ़ा जवान कोई बचना नहीं चाहिए। सुन सुन के मारे। कई जातियों के लिए ये समूह किसी राक्षस से कम नहीं थे, जिन्होंने कत्ल करने से पहले ये भी नहीं देखा कि कौन बच्चा है, कौन औरत है और कौन गर्भवती है। पूरा गांव साफ होना चाहिए साला, कोई बचना नहीं चाहिए। लेकिन आखिर ये रणवीर सेना बनी क्यों? क्या उन्हें लोगों को मारने में मजा आता था या फिर उनकी कोई मजबूरी थी? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि रणवीर सेना के हर नरसंहार के पीछे एक बदले की कहानी है। कहानी उन जुल्मों की जो माओ ने अग्नि जातियों के खिलाफ किया, एक नहीं कई बार किया, और उसके जवाब में बनी रणवीर सेना। रणवीर सेना के ऊपर जो वीडियो मैंने बनाया था उस पर बहुत सारे कमेंट्स आए, खूब बहस हुए। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि तुम्हें असलियत नहीं पता है, मैंने सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए वीडियो बनाया है। जमींदार, राजपूत और ब्राह्मण पर जो जुल्म हुआ उसे मैं क्यों नहीं बता रहा हूं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट और आज पंचम प्रकाश की कहानियां में आप देखेंगे बिहार के उस अध्याय को जहां जुल्म जमींदारों ने नहीं किया बल्कि उन पर हुआ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए इस सफर में मेरे साथ अंत तक। तमीर जिंदा है तो हर व्यक्ति रणवीर है। तो बात शुरू होती है बिहार के गांव से, जहां जमीन ही सब कुछ होती थी। अंग्रेजों के जमाने में 1793 के अस्थायी बंदोबस्त ने एक नया वर्ग खड़ा कर दिया था, जमींदार। ये ज्यादातर ऊंची जातियों के लोग थे, जैसे ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत। इनके पास हजारों एकड़ जमीन थी और ये लोग गांव के मालिक हुआ करते थे। दूसरी तरफ थे भूमिहीन दलित, जो खेत में मजदूर थे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इन जमींदारों के खेतों में काम करते थे और अक्सर उन्हें बेगारी में या बहुत ही कम मजदूरी पर काम करना पड़ता था। और कुल मिलाकर इनकी जिंदगी जमींदारों की दया पर निर्भर थी। इन दो वर्गों के बीच में आते थे मध्यम जाति के किसान, जैसे यादव, कुर्मी, कोयरी। इनके पास भी अपनी थोड़ी बहुत जमीन थी, लेकिन ये भी ऊंची जातियों के प्रभुत्व में कहीं ना कहीं दबे हुए थे। सामाजिक तौर पर दलितों के साथ बहुत भेदभाव होता था। उन्हें पीने के पानी के कुएं से भी रोका जाता था, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था और उनके साथ मारपीट, उनके घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी की जाती थी, बदसलूकी की जाती थी। इसे सिर्फ मजदूर और मालिक की लड़ाई नहीं कह सकते हैं, ये इज्जत की लड़ाई भी थी। एक वक्त ऐसा था जब दलित अपनी इज्जत और मानवीय गरिमा के लिए तरसते थे। लेकिन आज़ादी के बाद 1950 के दशक में भूमि सुधार कानून बने। मकसद था जमींदारी खत्म करना और जमीन को भूमिहीन लोगों में बांटना। लेकिन बिहार में यह सुधार पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए। कागजों पर तो जमींदारी खत्म हो गई, लेकिन जमीन ज़्यादातर ऊंची जाति के जमींदारों के पास और मध्यम जातियों के अमीर किसानों के पास ही रही। दलितों को कुछ खास नहीं मिला। इससे उनकी निराशा और भी बढ़ गई। अब सोचिए, जब लोग सदियों से शोषित हो, उनकी कोई सुनने वाला ना हो, न्याय ना मिले तो क्या करेंगे? इसी माहौल में 1960 के दशक के अंत में बिहार में नक्सलवादी आंदोलन ने पैर पसारे। आंदोलन पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ था, जहां कहते हैं कि कम्युनिस्टों ने गरीबों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया था। बिहार में भी सीपीआई, माले लिबरेशन और बाद में माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर जैसे संगठन इस मुहिम में सामने आए। इन नक्सलियों का सीधा सीधा मकसद था बंदूक के दम पर जमीन का बंटवारा करना, खेत मजदूरों को उचित मजदूरी दिलवाना, सामाजिक शोषण का अंत करना और गांव में अमीरों का प्रभुत्व खत्म करना और एक तरह से कहें तो बराबरी लाना। उन्होंने नारा दिया कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। वे लोगों की अदालतें लगाते जहां जमींदारों के खिलाफ फैसले भी होते थे।
उन्होंने दलित और भूमिहीन किसानों को संगठित करना शुरू किया और उन्हें बताया कि उनका शोषण क्यों हो रहा है और कैसे वे एकजुट होकर लड़ सकते हैं। अब बात आती है कि जमींदारों को आखिर रणवीर सेना बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। वो इसलिए क्योंकि नक्सलवादियों ने जमींदारों के खिलाफ इस मुहिम में सिर्फ भाषण नहीं दिए थे, बल्कि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया था। जो गलती जमींदारों ने किया वही अब नक्सलवादी भी कर रहे थे। नक्सलियों ने भूमिहीन किसानों को संगठित करके जमींदारों की उस जमीन पर जबरन कब्जा करना शुरू कर दिया जो लैंड सेलिंग कानून के तहत जरूरत से ज्यादा थी और जो जमीन भूमिहीनों को मिलनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने जमींदार की फसलें भी जबरन कटवा ली ताकि मजदूरों को उनका हिस्सा मिल सके। यहां तक कि दलित मजदूर जो अक्सर जमींदारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी इस कर्ज के जाल में फंसे रहते थे, बंधुआ मजदूरी करते थे, उस मामले को लेकर भी नक्सलियों ने गांव में घुसकर जमींदारों के कर्ज के दस्तावेज जला दिए ताकि मजदूर उनके कर्ज से आज़ाद हो सके। लेकिन इस आज़ादी में वो बहुत ज़्यादा खून खराबा भी करते थे। ऊंची जाति के लोगों को टारगेट करके उनका कत्ल तक कर दिया करते थे। मतलब कुल मिलाकर कहें तो जमींदारों के खिलाफ नक्सली ऐसे एक्टिव थे जैसे अगर वो उन्हें कहीं दिख गए तो उनका अंत ही होगा। वो कभी किडनैप कर लिए जाते थे नक्सलियों के द्वारा, तो या कभी उन पर हमला हो जाता था और कुछ इस तरह से इनका नोक झोंक जो है वो चलता ही रहता था। आपने रणवीर सेना के जरिए किए गए नरसंहार की कई कहानी सुनी होगी, लेकिन इसकी शुरुआत नक्सलियों ने की थी। कहते हैं साल 1987 में भाकपा माले लिबरेशन ने औरंगाबाद जिले के बड़ा गांव में एक ही समय पर भूमिहार जाति के 52 लोगों की हत्या कर दी थी। 1, 2, 10 नहीं 52। ये घटना जमींदारों के लिए एक बड़ा झटका था। अब तक तो माओ के खिलाफ जमींदार के छोटे मोटे संघर्ष तो चलते ही रहते थे, लेकिन कहते हैं कि औरंगाबाद वाले नरसंहार को ही रणवीर सेना के गठन के पीछे सबसे बड़ी वजह मानी जाती है, क्योंकि ऐसी होती तमाम घटनाओं से जमींदार वर्ग हिल गया था कि कहीं से भी कोई आ रहा है और जमींदार को निशाना बना रहा है। बड़े जातियों के खिलाफ एक अलग ही मुहिम चल रही है, तो अब उन्हें भी अपने रक्षा के लिए कुछ करना पड़ेगा। उनकी ज़मीनें छीनी जा रही थी, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही थी और उनकी जान भी खतरे में थी। उन्हें लगा कि राज्य सरकार या पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है, या तो वो नक्सली से डरती है या उनके साथ मिली हुई है। उन्हें लगा कि उन्हें अपनी रक्षा अब खुद ही करनी होगी। इसी डर, असुरक्षा और गुस्से के माहौल में 1994 में रणवीर सेना का गठन हुआ। इसे भूमिहार जाति के जमींदारों ने बनाया था और इसका नेतृत्व ब्रह्मेश्वर मुखिया ने किया था। उनका मुख्यालय भोजपुर जिले में था और रणवीर सेना का मकसद साफ था, नक्सलियों का मुकाबला करना और अपने जाति के भूमिहार और खास करके अन्य ऊंची जातियों के जमींदारों की हितों की रक्षा करना और गांव में अपनी सत्ता और प्रभुत्व बनाए रखना, जिसे वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाए आ रहे हैं, फिर चाहे वो सरकार के कानून के तहत हो या खिलाफ, वो बस अपना प्रभुत्व बनाए रखना चाहते थे। अब देखिए, रणवीर सेना भी कोई साधारण गिरोह तो था नहीं। इसके बारे में आपने पिछले कहानी में बहुत ही डिटेल में समझा। खून बहाने में वो भी पीछे नहीं थे। दोनों ही तरफ के लोग कह रहे थे कि हम जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि वो अपने वर्चस्व के लिए लड़ रहे थे। और जहां वर्चस्व की लड़ाई होती है वहां सही गलत नहीं होता है, बस खून से सड़कें लाल होती है और ये प्रूव होता है कि किसमें कितना ताकत है, कौन किस पे भारी पड़ रहा है। इसलिए ये समझना कि कौन सही था और कौन गलत, ये बहुत ही पेचीदा सवाल हो सकता है। क्योंकि अगर आप दलितों और भूमिहीनों की सुनेंगे कि उनके साथ क्या हुआ था, जिन्हें नक्सली सुलगा रहे थे बराबरी के नाम पर, तो वो कहेंगे कि उन्हें ज़मीन का हक नहीं था, मजदूरी नहीं मिलती थी और उनकी इज्जत नहीं थी। जब सरकार और कानून ने उनकी मदद नहीं की तो उन्हें लगा कि हथियार उठाना ही आखिरी रास्ता है। लेकिन दूसरी तरफ वहीं जब आप जमींदारों की सुनेंगे, जैसा कि रणवीर सेना वाले वीडियो पर मैंने बोला कि कमेंट भी खूब सारे आए थे, तो वो कहेंगे कि नक्सली भी बहुत जुल्म कर रहे थे, उनकी ज़मीनें छीन रहे थे, उनके लोगों को मार रहे थे, चुन चुन के मार रहे थे, किडनैप कर रहे थे, मौत के घाट उतार रहे थे और उनकी पारंपरिक सत्ता को ख़त्म कर रहे थे।
तो उन्हें लगा कि राज्य सरकार उनकी सुरक्षा करने में नाकाम रही है, इसलिए रणवीर सेना का गठन उनके लिए अपनी आत्मरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा और अपने पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक तरीका था। देखा जाए तो दोनों ही पक्ष खुद को पीड़ित और अपनी कार्रवाई को न्याय मानते थे कि हमारे लिए कोई नहीं लड़ रहा है तो हम अपने लिए लड़ेंगे। दलितों के लिए सदियों का शोषण और अन्याय जुल्म था और वहीं जमींदारों के लिए उनकी संपत्ति और जान पर हमला जुल्म था। तो अपने जुल्म के खिलाफ वो खुद ही सिपाही बन गए। बाकी सही कौन और गलत कौन, ये जवाब सच में बहुत पेचीदा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जुल्म की दास्तां है, सबकी अपनी अपनी बचने की एक कहानी है, लड़ने की एक कहानी है। किसी को कोई सही नहीं लगता और कोई खुद को गलत मानने को तैयार नहीं है। ये बिहार का एक ऐसा अध्याय है जहां पर कानून व्यवस्था से ऊपर कुछ अलग ही चलता था। लोग खुद ही अदालत हुआ करते थे, खुद ही वहां पे वकील, खुद ही मुजरिम और खुद ही एक तरह से मैं कहूँ तो विक्टिम भी हुआ करते थे। सब कुछ खुद ही तय होता था। लेकिन जब कानून की लाठी चलने लगी सही तरीके से तो सब फिर शांत हो गए, क्योंकि आज की तारीख में बिहार में उस तरह के जातीय नरसंहार लगभग खत्म हो गए हैं। सरकार ने जुलाई 1995 में ही रणवीर सेना पर रोक लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया और ब्रह्मेश्वर मुखिया की 2012 में हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनका संगठन कमजोर पड़ गया। नक्सलियों की सक्रियता भी अब जो है पहले से कम हुई है। हालांकि कुछ इलाकों में बिहार में अभी भी उनकी मौजूदगी है, क्योंकि आपको अगर याद हो तो कई सारे जो जेल ब्रेक हुए थे वो इस नई सदी में हुआ था और उसके पीछे भी नक्सली लोग थे। मैंने आपको जहानाबाद जेल ब्रेक की कहानी सुनाई थी, जो कि एशिया का सबसे बड़ा जेल ब्रेक माना जाता है। उस पूरे जेल ब्रेक के पीछे एक नक्सली नेक्सस जो है उनका हाथ था। एक अजय कानू करके एक उग्रवादी संगठन के साथ जुड़े लोग थे। आज की मौजूदा तारीख में तो वो राजनेता बन गए हैं, लेकिन तब उनको छुड़ाने के लिए पूरा आप समझ लीजिए कि 1000 नक्सली उतर चुके थे जहानाबाद में, और किस तरह से वो जेल ब्रेक कांड हुआ था नक्सलियों के द्वारा, बहुत ही भयावह था। तो उसकी कहानी भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये सब कुछ ऑपरेट होता था उन दिनों। हालांकि उस समय जैसा अब कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत जो है बचा हुआ वो भी लगता है जल्द ही कंट्रोल होगा। अभी बिहार में चुनाव भी आने वाला है, तो इन सभी चीज़ों को लेकर आपको असर दिखेगा ही। तो बाकी मैंने रणवीर सेना की भी आपको कहानी बताई और रणवीर सेना क्यों बनी, माओ ने आखिर क्या किया वो भी आपको बताया था। जो आपकी नाराज़गी थी पिछले वीडियो में कि मैंने सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनाई कि रणवीर सेना ने क्या जुल्म किया, और कई लोगों ने लिखा कि माओ ने क्या किया, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो आज की कहानी में मैंने वो भी बताया। उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी पसंद आई होगी और एक जो अध्याय था बिहार का वो आपको समझ आया होगा। ऐसी और भी कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारा ये परिवार और बड़ा हो। और बिहार से आप किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप दरभंगा से देख रहे हैं, मधुबनी से देख रहे हैं, बेगूसराय से, औरंगाबाद से, गया से, कहाँ से देख रहे हैं, पटना से, ज़रूर लिखिएगा अपने नाम के साथ। और साथ ही साथ अंत में यही कहूँगा कि मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूँ ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।